देखिए सीपीसी में आपका सेक्शन 60 चल रहा था और इसमें आपका फिर एक बार 2-3 मिनट भूमिका देखिए तब आपका बैरक शुरू किया जाए। धारा 60 में ये प्रावधान है कि जब डिक्री या आदेश को एग्जीक्यूट कराया जाएगा यानी कि निष्पादित या लागू कराया जाएगा तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी जब्त करके बेची जा सकती है यानी कि कुर्क करके बेची जा सकती है। तो धारा 60 में आपका दोनों प्रावधान है यानी कि कौन सी प्रॉपर्टी अटैच होकर सेल होगी और कौन सी प्रॉपर्टी अटैच करके सेल नहीं की जा सकती। इन दोनों का प्रावधान है। तो जो शुरुआती दौर में हम पढ़ेंगे उसमें ये बताया गया है कि कौन प्रॉपर्टी अटैच होगी और इसके बाद आपका कुछ लिस्ट दी गई है जो प्रॉपर्टी अटैच नहीं होगी। लेकिन ये मामला केवल याद रखें आपराधिक या क्रिमिनल में लागू नहीं होगा। यह केवल किस मामले में लागू होगा? सिविल में। यानी कि आपराधिक से इसका कोई मतलब नहीं है। अब आपराधिक में कौन सी प्रॉपर्टी कुर्क होगी? तो क्रिमिनल मामलों में सभी प्रॉपर्टियां कुर्क होती है। धारा 60 जैसा कोई प्रावधान नहीं है। यानी कि सिविल मामलों में कुछ छूट है लेकिन आपराधिक मामलों में कोई भी प्रॉपर्टी की छूट नहीं है, ये याद रखिए। अब धारा 60 शुरू किया गया था, भूमिका आपका कोरिलेशन भी कराया गया था और इसको जब भी आप पढ़िएगा आपका टीपीए की धारा 6 से कोरिलेट करके पढ़ना है क्योंकि 6 के समान ही भाषा है। धारा 6 में बताया था कि कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा सकती है, ये धारा 6 बताएगी। लेकिन धारा 6 में एक लिस्ट दी गई है और अगर प्रॉपर्टी उस लिस्ट में आ जाए तो वह ट्रांसफर नहीं की जा सकती यानी कि अंतरित नहीं की जा सकती। इसके बाद आइए धारा 60 अब शुरू किया जाए एक एक शब्दों को और बीच में एक दो तीन पॉइंट मिलेंगे उसको भी देखना है। देखिए भाई आपका वह संपत्ति जो डिक्री के निष्पादन में कुर्क और विक्रय की जा सकेगी। तो सबसे पहले उन संपत्तियों की लिस्ट दी गई है जो डिक्री को लागू कराने में जो निर्णित ऋणी की है आपका कुर्क भी होगी और विक्रय भी। एक एक संपत्ति देखिए, निम्नलिखित संपत्ति डिक्री के निष्पादन में कुर्क और विक्रय की जा सकेगी। अर्थात अर्थात का मतलब ये हुआ। अब फिर क्वेश्चन बना लीजिए। अगर ये क्वेश्चन आता है कि उन संपत्तियों या उन प्रॉपर्टियों का वर्णन करिए जो डिक्री के निष्पादन में कुर्क और विक्रय की जा सकेंगी, तो जिन संपत्तियों का उल्लेख अर्थात के बाद किया गया है इन्हीं को कुर्क और विक्रय किया जा सकेगा। और अगर क्वेश्चन आए कि कौन संपत्तियां कुर्की से मुक्त है तो आप परंतुक से उठाएंगे और परंतुक से लिखेंगे क्योंकि इसमें दो मॉडल बन सकता है। तो फिर एक बार देखिए, जैसे जैसे मतलब कि कुछ संपत्तियों का उल्लेख किया गया है। देखिए जैसे के बाद क्या लिखा है भाई, भूमि यानी कि जो लैंड होता है, भूमि होता है, वह भी कुर्क किया जा सकता है और बेचा जा सकता है। लेकिन यहाँ एक पॉइंट और सतर्क रहना है कि अगर कोई भूमि है और वह राज्य सरकार को रेवेन्यू या भू राजस्व देती है तो उसका जो कुर्की और विक्रय किया जाएगा वह कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। ये प्रावधान लगभग सीआरपीसी और सीपीसी में हर एक जगह मिलता है कि अगर कोई लैंड है और वह रेवेन्यू देता है तो उसका अटैचमेंट और सेल किसके माध्यम से किया जाएगा? उस जिले के कलेक्टर के माध्यम से। अगला देखिए,
इसके बाद गृह यानी कि आपका घर, इसके बाद अन्य निर्माण मतलब जैसे तंबू हो गया, रावटी हो गई इत्यादि। इसके बाद गुड्स या माल, तो गुड्स को आपका बता गया कि गुड्स की परिभाषा कहाँ दी गई है, तो सीपीसी में नहीं बल्कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का सेक्शन 27 में। आइए इसके बाद धन यानी कि जो भी धन रहेगा वह भी कुर्क होगा। बैंक नोट कुर्क होगा, यानी कि जो गांधी छाप है वो भी क्या होगा, एक लाइन में कुर्क किया जाएगा। उसके बाद चेक कुर्क होगा, यानी कि जो चेक होता है बैंक देती है वह भी कुर्क होगा। विनिमय पत्र कुर्क होगा। हुंडी कुर्क माने बिल ऑफ एक्सचेंज विनिमय पत्र। इसके बाद हुंडी भी कुर्क होगी और आपका वचन पत्र कुर्क होगा। यानी कि जो ये आपका चेक आप पढ़ेंगे, आपका विनिमय पत्र पढ़ेंगे यानी कि चेक, इसके बाद बिल ऑफ एक्सचेंज यानी कि विनिमय पत्र, और इसके बाद प्रामिजरी नोट यानी कि वचन पत्र पढ़ते हैं। देखिए इन तीनों का उल्लेख और हुंडी जो होती है उनका जो उल्लेख किया गया है वह सीपीसी में परिभाषित नहीं है। इसके लिए अलग कानून है, एनआईए कहा जाता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, यानी कि परक्राम्य लिखित अधिनियम। यानी कि परक्राम्य लिखित अधिनियम में इन तीनों शब्दों को परिभाषित किया गया है। तो ये भी कुर्क किए जा सकते हैं कि नहीं किए जा सकते हैं। धारा 4, 5, 6 यानी कि जो सेक्शन 3 है आपका 4, 5, 6 में इन शब्दों को परिभाषित किया गया है और ये आपका कुर्क किए जा सकते हैं। अगला देखिए, सरकारी प्रतिभूतियां यानी कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी रहती हैं। इसके बाद धन के लिए वचन पत्र या अन्य प्रतिभूतियां, अगर धन के लिए वचन पत्र है, बांड भरा गया है तो वह भी अटैच हो सकता है। अन्य सिक्योरिटी भी अटैच हो सकती हैं, ऋण भी अटैच हो सकता है। तो जब ऋण पढ़िएगा तो गारनीसी पढ़िएगा, यानी कि जब आप ये पढ़ेंगे कि जो डेट है या ऋण है वह भी कुर्क हो सकता है। तो एक लाइन में उत्तराखंड में बना भी था। तो गारनीसी को तुरंत दिमाग में रखिएगा कि गारनीसी का मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति उधार लिया है, यानी कि निर्णित ऋणी का ऋणी। देखिए फिर एक बार हम बता रहे हैं क्योंकि कुछ शब्द तो भाई आपका कुछ शब्दों को तो बताना ही पड़ेगा भले आपका। देखिए भाई उदाहरण, मान लीजिए कि ए और बी, ए जीता है और बी हारा है। तो ए का नाम लगातार सिविल मामलों में बताया जा रहा है डिक्री होल्डर या आज्ञाधारी या डिक्रीधारी, और जो व्यक्ति हारता है उसे जजमेंट डेटर या निर्णित ऋणी या हारने वाला। तो ए 10,000 रुपया जीता है और बी नहीं दे रहा है, तो ए क्या करवा सकता है, न्यायालय में एप्लीकेशन दे और अपने फेवर में पारित डिक्री को निष्पादित कराए, एग्जीक्यूट कराए, यानी कि 20 से 10,000 रुपया न्यायालय की प्रक्रिया के अनुसार वसूल करे। तो वसूल करने में हमने बताया था कि बी को अरेस्ट करके जेल भेजा जा सकता है। तो फिर एक बार बैक होना है कि अगर रकम 10,000 की है तो बी को अरेस्ट करके जेल अधिकतम कितने माह तक भेजा जा सकता है, 3 माह। और ये प्रावधान कहाँ किया गया है, 58 में। तो फिर एक बार रकम याद रखिए, 5,000 से ऊपर की डिग्री है तो अधिक 3 माह। अगर 2,000 से ऊपर की डिग्री है, 5,000 तक है तो 6 सप्ताह, और 2,000 या 2,000 से नीचे की रकम है तो कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। भाई ये रट कर जाइएगा,
समय रट कर जाना है किस धारा में, आपका 58। इसके बाद एक और दूसरा तरीका है कि बी की संपत्ति को कुर्क किया जाए और कुर्क करके बेचवाया जाए, और बेचने के बाद जो पैसा आए उसमें से 10,000 रुपया किसको दिलवाया जाए, ए को। तो यही कौन कौन संपत्तियां अटैच होगी और बेची जा सकेगी, यही उन्हीं संपत्तियों का उल्लेख कौन सी धारा करती है, 60। तो अब ये है कि क्या ऋण को या डेट को कुर्क किया जा सकता है कि नहीं। अर्थात बी ने अगर सी को 5,000 रुपया उधार दिया हो, तो क्या ये 5,000 जो रुपया बी ने दिया है ये अटैच किया जा सकता है कि नहीं, किया जा सकता है। क्योंकि स्पष्ट धारा 60 लिखती है कि डेट या ऋण को भी अटैच किया जा सकता है। अब गार्निशी को सूचना दी जाएगी, सी को सूचना दी जाएगी, तो सी को गार्निशी कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं निर्णित ऋणी का ऋणी। और इसका प्रावधान बताया गया था, 2-3 बार बताया जा चुका है, आदेश 21 के नियम 46 ए में है। यानी कि सीपीसी के आर्डर 21 के रूल 46 ए में गार्निशी के बारे में प्रावधान है। इसका मतलब ये हुआ कि ऋण को भी कुर्क किया जा सकता है। इसके बाद आया निगम अंश। निगम अंश मतलब शेयर को, यानी कि अगर किसी व्यक्ति का किसी कंपनी में शेयर है, अंश है, तो क्या उस शेयर को अटैच किया जा सकता है कि नहीं, किया जा सकता है। तो मान लीजिए इस उदाहरण में भी है, रिलायंस कंपनी का शेयर खरीदा है, बी के खिलाफ डिक्री निष्पादित हो रही है, तो क्या जो बी ने शेयर खरीदा है उसको अटैच किया जा सकता है कि नहीं, किया जा सकता है, निगम अंश। अगला देखिए। हाँ, देखिए हुंडी आपका पहले लिखा जाता था। हुंडी एक प्रकार का मैंने कह सकते हैं लिखित होता है, जिससे धन संबंधी दायित्व उत्पन्न होता है और व्यापारिक मामलों में ज्यादा लिखा जाता था। वर्तमान में प्रचलन कम है। मैं बता दूं, वर्तमान में वचन पत्र का भी प्रचलन कम है, विनिमय पत्र का भी प्रचलन कम है, ज्यादातर ड्राफ्ट का प्रचलन है और चेक का। तो विनिमय पत्र मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज, मैंने तो हुंडी लिखी जाती थी कि हम भाई लिख रहे हैं, ये हुंडी लेकर ये जाएंगे कागज, तो इनको इतना पैसा दे दीजिएगा, इसी में था। वो पढ़ना नहीं ज्यादा, लेकिन बस मान के चलिए कि एक लिखा जाता था कि इनको ये सामान ये धन दे दीजिए, हम इनको भेज रहे हैं ये लिख कर। तो उतना, देखिए पुराने ज़माने में उतना चेक और ड्राफ्ट का बहुत ज़्यादा नहीं बनते थे। ये जो वचन पत्र यानी कि प्रामिजरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, यही और हुंडी ही ज़्यादा चलती थी। अब लगभग आपका मार्केट से बाहर हो गई है। तो चूंकि ये जो कानून बना एनआईए, वह 1861-81 में बना था, 1881, और लगभग आपका 150 साल मैंने 140 साल हो गए और कानून वहीं रह गया और सारा तकनीक क्या हुई, बदल गई, लेकिन हुंडी हुंडी वहीं रह गई, इसीलिए दिक्कत थोड़ा आती है। अगला देखिए भाई आपका। इसके बाद अचल संपत्ति जो निर्णित, देखिए आपका निगम अंश हो गया। निगम अंश के बाद और उसके सिवाय जैसा इसमें इसके पश्चात वर्णित है, विक्रय की जा सकने वाली अन्य ऐसी सभी जंगम यानी कि मूवेबुल या चल या अस्थावर मने अचल संपत्ति जो निर्णित ऋणी की हैं, यानी कि हारने वाले की हैं, या जिस पर या जिसके लाभों पर वह ऐसे बयान या डिस्पोज ऑफ का पावर रखता है, यानी कि बयान की शक्ति रखता है, जिसे वह अपने फायदे के लिए प्रयोग कर सकता हो, चाहे वह निर्णित ऋणी के
नाम से धारित हो, यानी कि चाहे उस निर्णित ऋणी का नाम उस मन संपत्ति के स्वामित्व पर हो या न हो, इससे कोई मतलब नहीं है। या न्यास में या उसकी ओर से धारित करता हो। यानी कि कुल मिलाकर इस लाइन का मतलब ये हुआ कि कुछ संपत्तियों का वर्णन कर दिया गया है। अन्य जितनी भी संपत्तियां हैं, आपका जब तक कि उन्हें छूट न दी गई हो, तब तक जितनी भी निर्णित ऋणी के पास चल और अचल संपत्ति हैं, वे कुर्क और विक्रय की जा सकेगी। यहाँ तक कि अगर निर्णित ऋणी किसी प्रॉपर्टी का स्वामी नहीं है, होल्ड नहीं करता, ओनर नहीं है, लेकिन उसमें फायदा पाता है, तो वह संपत्ति भी क्या की जा सकेगी, कुर्क। तो कम से कम एक उदाहरण आप देखिए, जहाँ की वह व्यक्ति स्वामी तो नहीं है, लेकिन फायदा पाता है, तो उस फायदे को क्या किया जा सकता है, कुर्क। इसके लिए अच्छा उदाहरण आप पार्टनरशिप एक्ट में देख सकते हैं, यानी कि भागीदारी अधिनियम में इसका उत्तम उदाहरण मिलता है। भागीदारी अधिनियम में आपका तमाम चीजें हैं कि एक माइनर का ही लिया जाए। अगर कोई माइनर या अवयस्क है, तो अन्य सभी भागीदारों की सर्वसम्मत से वह भागीदार तो नहीं बन सकता, क्योंकि वह माइनर हैं और कॉन्ट्रैक्ट की धारा 11 के तहत वह संविदा करने में सक्षम नहीं है, जो 18 वर्ष से क्या हो, कम हो। लेकिन सभी भागीदारों की सर्वसम्मत से वह भागीदारी में लाभ प्राप्त कर सकता है। तो अब समस्या ये आई कि अगर कोई अवयस्क या माइनर है, उसके खिलाफ डिक्री निष्पादित कराई जा रही है और भागीदारी में वह लाभ पा रहा है, तो क्या जो लाभ वह पार्टनरशिप में पा रहा है, तो भागीदार तो नहीं है, लेकिन भागीदारी में लाभ पा रहा है, तो क्या उस लाभ को धारा 60 के तहत कुर्क किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, भले वह स्वामी न हो। इसका मतलब कुल मिलाकर ये हुआ। अब आइए परंतु को देखा जाए। परंतु पर अलग से क्वेश्चन बनता है। देखिए, पहले मॉडल इसका बनाया जाए, तब इस क्वेश्चन को बताया जाए भाई। देखिए मॉडल अब ये बन, देखिए अगर ये पूछे कि कौन कौन सी संपत्तियां अटैच की जा सकती हैं, तो इतना लिस्ट जिन जिन संपत्तियों का हमने उल्लेख किया, वह एक एक लाइन न लिखेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड करके या वन टू थर्ड करके लिख सकते हैं। यानी कि अलग अलग लाइन लिखेंगे तो जितनी संपत्तियां हमने बताई हैं लगभग 1.5 पेज में आ जाएगी, और दो दो लाइन उसी को क्या कर देना है, विस्तृत। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछे कि कौन सी संपत्तियां अटैच और सेल की जा सकेंगी। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, जो दूसरा मॉडल आपका ज़्यादा बनता है, यानी कि जो दूसरा मॉडल हम बताने जा रहे हैं, इसी में प्री में भी निश्चित एक क्वेश्चन बनता है और मेंस में पहले तो लगातार बना रहा था, लेकिन वर्तमान समय में कम बना रहा है, इसमें कोई शक नहीं भाई। वर्तमान समय में जितने फालतू क्वेश्चन हैं, जैसे आपका 73 हो गया, कमीशन हो गया इत्यादि, वही सब बनाए जा रहे हैं, और जो अच्छे क्वेश्चन थे उसको कम बनाया जा रहा है। तो फिर एक बार देखिए, ये लिस्ट याद करनी पड़ेगी और कोई उपाय नहीं है भाई। हम फिर बता रहे हैं, मेंस के लिए आपका ये जो लिस्ट है, जैसे टीपीए की धारा 6 है, वहां से लगातार क्वेश्चन बनता है, तो धारा 6 की लिस्ट रट्टा मारना है। उसी प्रकार आपका धारा 60 अगर आपको लिखना है, तो धारा 60 की लिस्ट को रटा मार कर जाइए, मैं तो समझा ही रहा हूँ। लेकिन मेंस के लिए क्या करना पड़ेगा, और न आए तो जितना दिमाग में रहे उतना सब बिना खंड के 1 2 3 करते हुए क्या कर देना है,
लिख देना है, छोड़ना नहीं है क्वेश्चन। देखिए प्रयास किया जाए कि भाई दिमाग में आपके बैठ जाए, कम से कम 10 में से 7-8 चीजें बैठ जाए तो उतना भी पर्याप्त माना जाएगा। देखिए आपका, परंतु निम्नलिखित विशिष्ट वस्तुएं ऐसे कुर्क और विक्रय नहीं की जा सकेंगी, यानी कि डिक्री के निष्पादन में कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो कुर्की और विक्रय से मुक्त है। इन्हें न तो अटैच किया जा सकता है और न ही सेल किया जा सकता है। तो आखिर वह कौन कौन सी वस्तुएं हैं, उनका उल्लेख किया गया है। क्लाज 1 देखिए, परंतु का क्लाज 1 यानी कि खंड 1 के परंतु का क्लाज ए देखिए। निर्णित ऋणी यानी कि इसी उदाहरण, निर्णित ऋणी उसकी पत्नी और उसके बच्चों के पहनने के आवश्यक वस्त्र, भोजन पकाने के बर्तन, चारपाई और बिछौने और ऐसे निजी आभूषण जिन्हें कोई स्त्री धार्मिक प्रथा के अनुसार अपने से अलग नहीं कर सकती, तो ये वस्तुएं क्या कुर्क होगी कि नहीं? नहीं होगी। यानी कि बी के खिलाफ डिक्री का निष्पादन कराया जा रहा है, तो बी की कौन कौन संपत्ति कुर्क नहीं होगी? तो पहला खंड अब चला जाए इसी में देख। अब बी यानी कि निर्णित ऋणी, इसकी वाइफ और जो बच्चे हैं उनके पहनने के जो आपका कपड़े हैं, वस्त्र हैं, वे अटैच नहीं किए जा सकते। इनके भोजन पकाने के जो बर्तन हैं वह भी अटैच नहीं होंगे। जो बिस्तर हैं वह भी अटैच नहीं होंगे। जो आपका चारपाई इत्यादि है वह भी अटैच नहीं होगी। और अंतिम, अगर कोई स्त्री है और कोई वह अपने शरीर पर मैंने सोना चांदी इत्यादि मैंने पहनी हुई है और ऐसा वह मैंने कह सकते हैं कि प्रथा है, मैंने कि उसकी धार्मिक प्रथा ऐसी है कि उस वस्तु को वह अपने शरीर से पृथक नहीं कर सकती। किसके अनुसार? अपनी धार्मिक यानी कि आपका कस्टम के अनुसार, प्रथा के अनुसार। तो आपका जिससे मंगलसूत्र होता है वह भी अलग नहीं किया जाता। आपका तो अब कौन सी धार्मिक प्रथा के अनुसार अलग किया जा सकता है? आपका मैंने सोना चांदी इत्यादि हीरा जो भी पहना गया है कॉमन नहीं किया जा सकता। तो जो नहीं किया जा सकता उसको कुर्क कर किया जाएगा कि नहीं? नहीं। यानी कि नो आए तो एक लाइन ये याद रखना है कि चारपाई, बिछौना, आपका ये माने चावल दाल और चोखा बनाने के इत्यादि के बर्तन, कुछ ना है तो ऐसे याद करिए। और आपका जो धार्मिक प्रथा के अनुसार आपका गहने हैं और जो स्त्री अलग अपने शरीर से नहीं कर सकती, ये सब कुर्क किया जाएगा कि नहीं? नहीं। बिछौना चारपाई, क्योंकि सोएगा कहाँ? अगला देखिए, शिल्पी के औजार। अब शिल्पी के औजार आ जाइए, यानी कि और इसी में आपका ट्रैक्टर भी शिल्पी के औजार देखिए। तो मान लीजिए बढ़ई है तो वह अपना कुर्सी मेज इत्यादि बना रहा है, तो वह अपने औजार से बना रहा है। कुम्हार के पास औजार हैं, लुहार के पास औजार हैं, इंजीनियर के पास औजार हैं। तो जो शिल्पी हैं यानी कि जो आपका कलाकृतियों को बना रहा है, मेज बना रहा है, कुर्सी बना रहा है, जो भी बनाए, तो जो शिल्पी हैं क्या उसके औजारों को कुर्क किया जा सकता है कि नहीं? नहीं किया जा सकता। जैसे कि एक लोहा, एक मान लीजिए बढ़ई हैं, उसके पास कुर्सी बनाने के औजार हैं, तो अगर कुर्सी बनाया है तो कुर्सी कुर्क की जा सकती हैं, लेकिन उसके औजार नहीं। इसको जब भी पढ़िएगा, आपका एक और अच्छा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, इसको जब भी पढ़िए तो एविडेंस की धारा 98 से जोड़कर पढ़िएगा।
यानी कि एविडेंस उसको लिख लीजिए उसी पर। आपका एविडेंस की धारा 98 पर गौर करिए। एविडेंस की धारा 98 बताती हैं कि न पढ़ी जा सकने वाली स्क्रिप्ट या लिपि का अर्थ निकालने के लिए मौखिक साक्ष्य ग्राह्य होगा। यानी कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो में क्या लिखा गया क्या नहीं, कोई पढ़ नहीं पाता तो उसका अर्थ निकालिए और कोर्ट में क्या करिए बताइए। साक्ष्य ग्राह्य कि अग्राह्य? ग्राह्य किस धारा में? अब देखिए, एक शिल्पी है, वह ये कहता है कि मैं सारी मूर्तियां आपको, सभी अपनी मूर्तियां आपको बेच रहा हूं। तो क्वेश्चन ये बनता है कि क्या यह दर्शित किया जा सकता है कि नहीं कि केवल मूर्ति ही नहीं बेचना ये चाहता था, मूर्ति बनाने के औजारों को भी ये बेचना चाहता था। क्या इस बारे में एविडेंस दिया जा सकता है कि नहीं? दिया जा सकता है। यानी कि मूर्ति के साथ क्या बेचना चाहता था? अपने औजार। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, जाकर घर पर एक बार फिर इसको देखिएगा। सेक्शन बेयर एक्ट पर लिख लीजिए एविडेंस का कौन सा सेक्शन है, 98। अब आगे चलिए, शिल्पी के औजार अगला देखिए। और जहाँ निर्णित ऋणी कृषक हैं, यानी कि किसान हैं, वहाँ उसके खेती के उपकरण। अब खेती के उपकरण यही आपका कह सकते हैं पूछा जाता है कि क्या खेती के उपकरणों को भी कुर्क किया जा सकता है कि नहीं? नहीं किया जा सकता। यानी कि आपका खेती को हल हो गया, आपका खुरपी हो गई, आपका कह सकते हैं फावड़ा हो गया, जो भी हंसिया हो गया, जो भी खेती के औजार हैं उन्हें अटैच किया जाएगा कि नहीं? भाई भूखे तो मारना नहीं कि सब ले लिया जाए, तो ये सब अटैच। अब ये है कि क्या खेती के उपकरण में ट्रैक्टर आता है कि नहीं? तो आपका जो न्यायालय का विचार है वह ये है कि कृषि उपकरणों के अंतर्गत ट्रैक्टर नहीं आता। हाँ, बैल आ सकते हैं, हल आ सकते हैं, आपका फावड़ा आ सकता है, लेकिन कृषि के उपकरण के अंतर्गत यानी कि बिना ट्रैक्टर के भी खेती हो सकती है, ट्रैक्टर आवश्यक नहीं है। यानी कि कुल मिलाकर न्यायालय ने एक लाइन ये कहा, जो एमपी का मॉडल है, कि कृषि उपकरण में कौन शामिल नहीं है। तो जो कोर्ट का निर्णय के अनुसार आपका है कि ट्रैक्टर किस उपकरण नहीं माना गया है, अतः ट्रैक्टर को कुर्क किया जा सकता है कि नहीं? किया जा सकता है। अगला देखिए। और ऐसे पशु और बीज जो न्यायालय की राय में उसे वैसी हैसियत में अपनी जीविका का उपार्जन करने के लिए समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हैं। यानी कि भाई आपका जो बीज वह रखा है अनाज का, वह भी कुर्क नहीं होगा। जो उसके पास जानवर हैं, जिससे वह अपना माने पालन पोषण कर सकता है, वे जानवर भी कुर्क होंगे कि नहीं? नहीं होंगे। तो अब यहाँ अगर जानवर अधिक हैं तो वह अधिक जो जानवर, जैसे कि मान लीजिए एक आदमी के पास 10 भैंसे हैं, 5 भैंसों में ही वह अपना जीवन निर्वाह करने में समर्थ हैं, और 5 भैंसे अगर एक्स्ट्रा रखा है तो जो एक्स्ट्रा 5 भैंसे हैं उनको कुर्क किया जा सकता है, क्योंकि जीवन निर्वाह करने से वो क्या है? अतिरिक्त हैं। अगला देखिए। और कृषि उपज या कृषि उपज के किसी वर्ग का ऐसा भाग जो ठीक अगली धारा के उपबंधों के अधीन दायित्व से मुक्त घोषित किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि सेक्शन 61 में राज्य सरकार को ये शक्ति प्राप्त है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहें तो कृषि उपज को भागतः छूट दे सकती हैं। यानी कि किसान का जो अन्न उत्पन्न करेगा
अन्य का इतना भाग कुर्क नहीं किया जा सकेगा, ये कौन छूट दे सकती है? स्टेट गवर्नमेंट अधिसूचना जारी करके। और किस सेक्शन में प्रावधान है? 61 में। तो क्या उन अनाजों को कुर्क किया जाएगा? नहीं। जिन्हें किसने छूट दे रखा हो? आपका स्टेट गवर्नमेंट की धारा के तहत 61। सी देखिए, वे गृह या अन्य निर्माण। आपका वे गृह या अन्य निर्माण जो कृषक के हों या श्रमिक के हों या घरेलू नौकर के हैं और उसके अधिभोग में हैं। इसका मतलब ये आया कि अगर कोई गृह है और उस गृह में या तो निर्णित ऋणी वह कृषक रहता है, यानी कि किसान रहता है जिसके खिलाफ डिक्री का निष्पादन हो रहा है, या किसान नहीं रहता है तो उसके श्रमिक रहते हो, लेबर रहते हो, या उसके सर्वेंट या नौकर रहते हो, तो ऐसे घर को भी कुर्क नहीं किया जा सकता। क्यों ऐसा नियम बना गया? क्योंकि अगर घर कुर्क हो जाएगा तो रहेगा कहाँ? मामला सिविल मामला है, आपराधिक मामला तो है नहीं। तो भाई, अगर लेकिन यहाँ सतर्क रहना है। अगर किसी निर्णित ऋणी के पास पूछ लिया जाए कि 3 घर हैं, एक में वह रहता है और 2 किराए पर उठाया है, तो क्या जो 2 घर किराए पर उठाया है वह कुर्क हो सकता है कि नहीं? हो सकता है, क्योंकि उन घरों में न तो वह खुद रह रहा है, न उसके सर्वेंट रह रहे हैं, न उसके लेबर रह रहे हैं, बल्कि वह किस पर उठाया है? किराए पर। लेकिन अगर समस्या है कि एक ही घर है, उसी में खुद भी रहता है और आपका श्रमिकों को भी एक हिस्से में रखता है, तो वह घर भी अब कुर्क नहीं होगा। यानी कि ये सब संपत्तियां छूट मिली हैं कुर्की से। अगला देखिए आपका लेखा बहियां। लेखा बहियां मतलब अकाउंट। अकाउंट का मतलब कि ऐसा रजिस्टर जिस पर हिसाब किताब लिखा गया हो मुख्य रूप से। तो क्या वह रजिस्टर कुर्क किया जा सकता है कि नहीं? यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, अंडरलाइन करिए इसको। क्वेश्चन ये बना है, देखिए क्वेश्चन लगातार यहाँ से अकाउंट से बनता है। निम्नलिखित में से किसे कुर्क नहीं किया जा सकता? मैं बता रहा हूँ ऑप्शन। वचन पत्र, यानी कि आपका प्रामिजरी नोट कुर्क हो सकता है कि नहीं? वचन पत्र हो सकता है। फिर दे देगा विनिमय पत्र, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये भी कुर्क हो सकता है। फिर दे देगा चेक, ये भी कुर्क हो सकता है। और चौथा देगा आपका जो कह सकते हैं वह देगा अकाउंट्स या लेखा बहियां। तो बताइए कौन कुर्क नहीं हो सकती? अकाउंट्स या लेखा बहियां। देखिए, जब भी आप अकाउंट्स को पढ़िए, यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बनता है। अकाउंट्स को आप जब भी पढ़िएगा तो एक तो आपका मैंने जो एविडेंस का सेक्शन पढ़ना है, आपका 34 पढ़ना है और 35 पढ़ना है। उसको लिख लीजिए तो कहीं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 34 पढ़िएगा, 35 पढ़िएगा। एपीओ के लिए पढ़ाया जाएगा एविडेंस। तो 34 में प्राइवेट आपका अकाउंट और 35 में सरकारी, यही पॉइंट पकड़िए। यानी कि लेखा बहियों की प्रविष्टियां कब रेलेवेंट होगी? तो अगर प्राइवेट लेखा बही है, माने व्यक्तिगत, जैसे कि व्यापारी लिख रहा है, तो सेक्शन 34। और सरकार का अधिकारी या कर्मचारी लिख रहा है तो 35। बस इतना याद रखिए। और ये लिखने वाले मर गए तो 32 में मामला जाएगा। और आपका यानी कि कुल मिलाकर
जो हिसाब किताब या अकाउंट्स लिखे जाते हैं उन अकाउंट्स को अटैच और सेल किया जाएगा कि नहीं? नहीं। अगला देखिए, नुकसानी के लिए वाद लाने का अधिकार मात्र। अब देखिए यहाँ दो शब्द में जब टीपीए का सेक्शन 6 में पढ़ा रहा था तो बहुत अच्छे से मात्र या केवल या ओनली शब्द को मैं समझाया था। यहाँ जो टेक्निकल क्वेश्चन आया है एमपी में, देखिए दो शब्द मैं बोल रहा हूँ। वाद, नुकसानी के लिए वाद लाने का अधिकार, ये कुर्क हो सकता है, लेकिन नुकसानी के लिए वाद लाने का अधिकार मात्र या केवल अधिकार ये कुर्क नहीं होगा। अब आप देखिए भाई, इसको 1 मिनट समझिए, फिर बैक होना पड़ेगा संविधान में, क्योंकि यहाँ से गलती होने का पूरा चांस है। फिर मैं बता दूं, यहाँ से गलती होने का 99% चांस रहता है, और यही दो चार बातें हैं जो आपको और अच्छे से पढ़ना है। अगर ये दे दे कि नुकसानी के लिए वाद लाने का अधिकार मात्र, यानी कि केवल यह अधिकार कुर्क नहीं होगा कि कुर्क करके हम नुकसानी के लिए वाद लाएंगे, लेकिन अगर नुकसानी के लिए वाद लाने का अधिकार है ये कुर्क हो सकता है, तो आप ये सोच, दिमाग में आपको ये बैठाना है कि अधिकार मात्र यानी कि केवल अधिकार नुकसानी के लिए वाद लाने का, और आपका अधिकार दिया रहे कि नुकसानी के लिए वाद लाने का अधिकार, इसमें डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। यानी कि अगर मात्र आगे लिखा रहे और मात्र न लिखा रहे तो अंतर है। मात्र का मतलब ये हुआ कि केवल आप मुकदमा लाएंगे और जो नुकसानी मिलेगी वह निर्णित ऋणी को मिलेगी, यानी कि नुकसानी कौन पाएगा? निर्णित ऋणी। यानी कि केवल नुकसानी या भरपाई के लिए मुकदमा लाने का जो राइट है वह कुर्क नहीं हो सकता, क्योंकि कुर्क करने के बाद मुकदमा करिए, लड़िए मुकदमा और जीतते हैं तो फिर तो पैसा किसको वह मिलेगा? निर्णित ऋणी को। तो मात्र लगा रहे तो कुर्क नहीं होगा, लेकिन क्या कुर्क हो सकता है? नुकसानी के लिए वाद लाने का अधिकार। मात्र अधिकार यहाँ नहीं है। अधिकार का मतलब कि न्यायालय ऐसे अधिकार को कुर्क करे। न्यायालय का रिसीवर या प्रापक जो भी हो वह ऐसे नुकसानी के लिए क्या लाए? वाद। और नुकसानी भी क्या करे? स्वयं और वसूले। यानी कि इसका मतलब कि नुकसानी के लिए वाद लाना, और जो न्यायालय नुकसानी दिलवाएगा उसको भी लेना, अगर ये दोनों बातें हैं तो ये कुर्क की जा सकेगी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये कहा जाएगा नुकसानी के लिए वाद लाने का अधिकार। लेकिन शब्द ये दे दे कि केवल मन नुकसानी के लिए केवल वाद लाने का अधिकार, तो केवल वाद का मतलब ये हुआ कि आप केवल मुकदमा लाइए और जो न्यायालय फैसला देगा, डैमेजेस दिलवाएगा, वो आप नहीं पाएंगे। कौन पाएगा? दूसरा। तो ये नहीं हो सकता। ये आप जब भी पढ़िए तो टीपीए की धारा 6 भी पढ़िए, सेम बात लिखी गई है कि नुकसानी के लिए वाद लाने का अधिकार मात्र ट्रांसफर होगा कि नहीं? ट्रांसफर नहीं होगा। फिर याद रखें, टीपीए की कौन सी धारा पढ़ेंगे? 6। सेम शब्द लिखा है। आप इसको न समझ में आए तो आप संविधान से भी समझ सकते हैं, आपका मात्र या केवल। देखिए हम एक बार फिर उदाहरण चेंज करते हैं ताकि दिमाग में बैठे। केवल शब्द, केवल शब्द। अब समस्या आया
कि क्या केवल धर्म के आधार पर रिजर्वेशन दिया जा सकता है कि नहीं? तो आपका जवाब रहेगा केवल लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर इत्यादि 7 आधार हैं। उसमें उतना हम नहीं जाएंगे। 7 आधार 16 में है। केवल इन आधारों पर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। तो केवल शब्द को विफल कर दीजिए। तो केवल शब्द को कब विफल करेंगे? जब धर्म के साथ कुछ जोड़ेंगे। तो क्या जोड़ेंगे? कि अगर ये दिखा दिया जाए कि इस धर्म के सभी लोग सोशल यानी कि सामाजिक और एजुकेशनल यानी कि शैक्षणिक रूप से बैकवर्ड हैं, पिछड़े हैं। तो अब केवल शब्द हट गया। क्यों केवल विफल हो गया? क्योंकि केवल धर्म नहीं आया। अब धर्म के साथ क्या आ गया कि उस धर्म के सभी लोग किस रूप में पिछड़े हुए हैं? सामाजिक और शैक्षणिक। तब इनको रिजर्वेशन दिया जा सकता है। सेम उसी प्रकार समझिए, केवल वाद लाने का अधिकार। इसका मतलब कि केवल हम मुकदमा लाएंगे और जीतेंगे तो हम वसूलेंगे नहीं, आप ले लीजिएगा। ये कुर्क नहीं होगा। तो क्या कुर्क हो सकता है? वाद लाने का अधिकार भी, वाद लाने का अधिकार भी और मुआवजा पाने का अधिकार भी। तो भाई यानी क्या हम मुकदमा लाएंगे तो मुआवजा भी हम ही पाएंगे। यानी कि अब केवल शब्द नहीं रहा, क्योंकि इसमें आपका वाद लाने के साथ साथ एक चीज और जुड़ गई कि मुआवजा पाने का क्या अधिकार। तो भाई न समझ में आए तो बताइए, फिर बताया जाए दूसरा उदाहरण से। वैसे यहाँ से न है तो केवल शब्द कहाँ से समझिएगा? आपका कॉन्स्टिट्यूशन से। अगला देखिए, नुकसानी के लिए वाद लाने का अधिकार मात्र। वैयक्तिक सेवा कराने का कोई अधिकार। अगला देखिए, यानी कि पर्सनल सर्विस या वैयक्तिक सेवा। अब वैयक्तिक सेवा क्या होती है और वैयक्तिक सेवा कराने का कोई अधिकार अटैच किया जा सकता है कि नहीं? नहीं किया जा सकता। वैयक्तिक सेवा का मतलब ये हुआ कि ऐसी सेवा जो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति तक सीमित है और वह दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। जैसे कि पुजारी का पद है, तो जो पुजारी का पद है, तो क्या पुजारी के पूजा करने के उसके अधिकार को कुर्क करके और दूसरे को सौंपा जा सकता है कि नहीं? नहीं। क्योंकि ये जो सेवा है ये क्या है? पर्सनल है, व्यक्तिगत है। यानी कि जो व्यक्तिगत सेवा, जैसे कि मुतवल्ली का अधिकार हो गया, सेवायत का अधिकार हो गया हिंदू विधि में, इनके अधिकारों को अटैच नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये व्यक्तिगत हैं, आपका पर्सनल है, दूसरे को नहीं दिया जा सकता। अगला देखिए, वे वृत्तिकाएं और उपादान जो सरकार पेंशन भोगियों को अनुज्ञात करती हैं। यानी कि इसका मतलब कुल मिलाकर ये हुआ कि जो पेंशन है और राजनैतिक पेंशनें हैं, पॉलिटिकल जो आपका पेंशन मिलती हैं, वे क्या कुर्क की जा सकती हैं कि नहीं? नहीं की जा सकती। तो यहाँ सतर्क रहना है। यहाँ से भी टेक्निकल क्वेश्चन बनता है। देखिए क्या बनेगा। निम्नलिखित में से किसे अटैच किया जा सकता है? पहला दे देगा पे या वेतन, दूसरा दे देगा बोनस, तीसरा दे देगा पेंशन और इनमें से कोई नहीं। तो किसे कुर्क किया जा सकता है? तो पेमेंट को या पे को या वेतन को कुर्क किया जा सकता है। लेकिन जो बोनस मिलता है, जो रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है या जो पॉलिटिकल पेंशन मिलती है, उसे कुर्क नहीं किया जा सकता,
एकदम सतर्क रहिएगा। यानी कि यहाँ से फिर एक बार हम बता दें क्वेश्चन का मॉडल। किसे कुर्क किया जा सकता, वेतन को किया जा सकता। अगला पॉइंट वेतन पर ही हम आएंगे। आपका वेतन को कुर्क किया जा सकता है। मैं कल भी बताया था कि वेतन का कितना भाग अटैच होगा, कितना नहीं होगा, फिर आज हम बताएंगे। लेकिन जो पेंशन होती है, जो बोनस होता है, इसके बाद आप कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल पेंशन होती है उसको कुर्क नहीं किया जा सकता। अब आपको बोनस मतलब ये हुआ कि वेतन के अलावा सरकार आपका कुछ लाभ पहुंचाती है, वेतन में जोड़कर ही अलग से देती है। तो वेतन, मूल वेतन आप याद रखिए, जो उसमें भत्ता वत्ता जुड़ता है वो सब कुर्क नहीं होता। वेतन मतलब क्या, मूल वेतन। तो फिर एक बार आप सतर्क रहिए। जितना मूल वेतन होता है, जब व्यक्ति पाता है पैसा एक माह बाद, तो ऐसी दशा में लगभग 2 गुना पैसा पाता है। जैसे कि अगर 50,000 मूल वेतन है तो बोनस, टीए, डीए सब जोड़ो के महंगाई भत्ता वह चला जाता है लगभग 1 लाख के पास। यानी कि 50,000 मूल है तो कितना पाता है, 1 लाख सब जोड़ो के। तो आपका 3 शब्द हमें देखना है। एक तो पेंशन, दूसरा राजनैतिक पेंशन। ये कुर्क नहीं होगी, दोनों को समझिए। देखिए, पेंशन आपका होता क्या है, ये जूरिस्प्रूडेंस का व्यू है। और जूरिस्प्रूडेंस में एक रास्को पाउंड महोदय है जो सोशल इंजीनियरिंग का सिद्धांत देते हैं, सामाजिक अभियांत्रिकी या यांत्रिकी का, इंजीनियरिंग का। आपका रास्को पाउंड ये कहता है, स्पष्ट कहता है कि स्टेट का कर्तव्य है, राज्य का कर्तव्य है कि वह बुढ़ापे में लोगों की सहायता करे। ये किसका कर्तव्य है, स्टेट का। तो राज्य बुढ़ापे में आपका भारत सरकार भी वृद्धावस्था पेंशन दे रही है, तमाम जगह छूट दे रही है। लेकिन जो बुढ़ापे में सरकारी पेंशन मिलती थी उसको क्या कर दिया गया, बंद। हमारे अखिलेश जी ने पूरा प्रयास किया और लॉलीपॉप भी दिया कि हम पेंशन को बहाल करेंगे, लेकिन सरकारी कर्मचारी इनके पक्ष में नहीं आए। ये इन्होंने वादा किया था कि हम पुरानी पेंशन को क्या करेंगे, लेकिन जीते ही नहीं। तो पेंशन, आइए जब भी पेंशन पढ़िए इसको आप टीपीए की धारा 6 से जोड़कर पढ़िएगा। फिर हम बता दें, जब भी पढ़िए टीपीए की कौन सी धारा, 6। क्या पेंशन का ट्रांसफर किया जा सकता है कि नहीं, नहीं किया सकता। पर पेंशन का ट्रांसफर नहीं होगा तो पेंशन क्यों दी जाती है और वर्तमान समय में समाप्त है। यानी कि समय जो भर्ती हो रहे हैं लोग, उनको पेंशन नहीं मिलेगी रिटायर के बाद महीना महीना, एक ही बार इनके वेतन से सरकार कुछ कुछ पैसा काट रही है। और जब ये रिटायर होंगे तो एक ही बार इनको क्या करेगी, पैसा वही पैसा दे देगी। उसमें भी घोटाला हो गया। सरकार ने कंपनी में दे दिया पैसा, कंपनी उसका क्या की, इधर उधर कर दी। यानी कि कंपनी को दिया गया था अभी आपका योगी सरकार में ही, और कंपनी अपना उसका 3-5 कर दी। यानी कि उसमें भी घोटाला कर दी, जो पैसा एकत्रित हुआ था कर्मचारियों का। तो पेंशन इसलिए दी जाती है कि जवानी में वह सरकार का काम किया था, सरकार के काम आया था। तो बुढ़ापा में भी सरकार का दायित्व है कि उसका सहयोग करे, उसके काम आए। यानी कि जवानी बिता दिया आपका, कह सकते हैं कि सरकार के कार्य में, तो बूढ़े हो जाने पर क्या करे, तो सरकार की भी तो जिम्मेदारी है कि वह क्या करे, उसे सहयोग करे। पेंशन का ये बेस था। तो पेंशन भाई बंद हो चुकी है और पेंशन को अटैच नहीं किया जा सकता, कुर्क भी नहीं किया जा सकता।
अब पॉलिटिकल पेंशन देखिए, अगला शब्द देखें, राजनैतिक पेंशन है। क्या राजनैतिक पेंशन है पूर्व की जा सकती है कि नहीं? नहीं की जा सकती है। यानी कि सबसे अच्छा उदाहरण इसमें फ्रीडम फाइटर वालों का है, स्वतंत्रता सेनानियों का है। तो देखिए हुआ क्या ज़्यादातर मामलों में, मान लीजिए कि आपके दादा थे या बाबा थे, अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे कि अंग्रेज वापस जाओ, और अंग्रेज और विरोध करने के लिए आपका टेलीफोन का तार काट देते थे, रोड खोद देते थे, ट्रेन जला दिए, तो स्टेशन जला दिए, इत्यादि काम करते थे। तो जो लोग ये तार काटे वो भाग गए तार काट के। पुलिस लाल टोपी पहने पुलिस गांव में गई, गांव में प्रधान जी के पास बैठी, और प्रधान जी ज़्यादातर मामलों में प्रधान जी से जिसकी दुश्मनी थी, प्रधान जी ने उन्हीं का नाम लिखवा दिया कि यही तार कटवा है, यानी कि यही तार क्या किया है, काटा है या ट्रेन जलाया। वो गांव छोड़कर लोग भाग जाते थे, पुलिस आती थी तो। तत्पश्चात एफआईआर हुआ। जब भारत आजाद हो गया तो ऐसे लोगों को खोजा जाने लगा जो हमारे देश को स्वतंत्र कराने में क्या दिए थे, योगदान। और ऐसे लोगों को सरकार ने क्या देना शुरू किया, पेंशन। अब तो बहुत ज़्यादा मिलती है। यानी कि आपका, अब कई लोग भाई ये सोचते हैं कि हमारे बाबा काटे थे तार, उनका एफआईआर में नाम ही नहीं है। तो बाबा चालाक थे, नाम नहीं। अब आपका फ्रीडम फाइटर रिजर्वेशन भी पा रहा है और पेंशन भी पा रहा है। तो क्या ये जो राजनैतिक पेंशन है उसे मिल रही है, क्या ये कुर्क की जाएंगी कि नहीं? नहीं। अगला देखिए आपका, श्रमिकों और घरेलू नौकरों की मजदूरी, चाहे वह धन के रूप में हो या वस्तु के रूप में हो, संदेह हो। यानी कि जो घरेलू नौकर हैं या श्रमिक हैं, उनकी मजदूरी को भी पूर्व नहीं किया जा सकता, चाहे वो पैसे के रूप में देना हो या किस रूप में, वस्तु माने अनाज भी दिया जाता है कि 2 किलो 4 किलो क्या कर लो, अनाज ले लो, दिन भर क्या करो, काम, पैसा नहीं दे पाएंगे। अगला आपका भरण पोषण, अब यहाँ फिर कल मैं बताया था, फिर मैं बता रहा हूँ। भरण पोषण की डिग्री से भिन्न किसी डिग्री के निष्पादन में वेतन के प्रथम 1,000 और बाकी का 2/3 पूर्व नहीं होगा। फिर एक बार समझिए आपका, अगर डिग्री भरण पोषण से भिन्न है, यानी कि मेंटेनेंस वाली नहीं है, तो मैं फिर बता दूं, वेतन का कितना भाग कुर्क नहीं हो सकता, ये दिया गया है। तो वे भाई पेंशन तो कुर्क ही नहीं हो सकती, बोनस हो नहीं सकता, भत्ता हो नहीं सकता, तो होगा होगा तो केवल क्या होगा, वेतन। तो अगर डिक्री मेंटेनेंस से भिन्न मामलों में है तो वेतन का कितना हिस्सा कुर्क नहीं होगा, ये जानना है। लेकिन फिर दिमाग में बैठाए रहिए, ये नियम कब लागू होगा, जब भरण पोषण की डिक्री मने दी गई हो कि भरण पोषण से भिन्न हो, भरण पोषण से भिन्न। तो देखिए, तो वेतन का प्रथम का कितना कुर्क नहीं होगा, 1,000, और जो 1,000 के बाद शेष बचता है उसका कितना कुर्क नहीं होगा, 2/3। और इसके बाद जो बचेगा वह क्या हो सकेगा, कुर्क। तो एक उदाहरण बनाया जाए, कल भी बनाया था मैं, ना आया तो भाई बताइएगा आज, फिर दोबारा नहीं बताया जाएगा। एक व्यक्ति 10,000 वेतन पाता है, तो 10,000 वेतन पाता है, डिक्री मेंटेनेंस वाली नहीं है, तो कितना 10,000 में से पूर्व हो सकेगा और कितना नहीं हो सकेगा? तो कितना नहीं हो सकेगा, तो नियम अप्लाई करिए, पहले तो वेतन का कितना निकाल लीजिए,
तो बचा कितना 9,000। 9,000 का कितना फिर निकालिए 2/3, तो 9,000 का 2/3 निकालेंगे तो कितना आएगा 6,000। यानी कि 9,000 में से 6,000 कुर्क नहीं होगा और वेतन का प्रथम 1,000 यानी कि 1,000 पहले ही हम निकाल चुके हैं, तो कितना कुर्क नहीं होगा। तो कितना इस उदाहरण में कुर्क हो सकेगा 3,000। फिर एक बार देखिए, यानी कि वेतन का प्रथम 1,000 और बाकी जो बचा है पैसा 1,000 निकालने के बाद उसका 2/3 पूर्क नहीं होगा। तो 1,000 हमने निकाला, फिर 2/3 निकाला और दोनों को जोड़ दिया तो कितना आया टोटल 7,000। यानी ये 7,000 कुर्क होगा कि नहीं, नहीं होगा। तो इसके बाद बचा ही क्या 3,000, तो कितना कुर्क हो सकेगा 3,000। लेकिन ये नियम कब लागू होगा वही दिमाग में बैठाना है, जब डिक्री मेंटेनेंस वाली हो कि मेंटेनेंस से भिन्न हो। और यही आपका बस एक लाइन घुमा दीजिए, अगर डिक्री भरण पोषण की है, मेंटेनेंस या रख रखाव, तब नियम अलग चला जाएगा। तो वेतन का कितना कुर्क हो सकेगा, अगर डिक्री भरण पोषण वाली है, उसका निष्पादन किया जा रहा है, तो कितना कुर्क हो सकेगा और कितना नहीं होगा 1/3। यही इतना इसको घुमा देता है कि ये सही बात है कि 90% लोग अभी भी जाएंगे तो गलत करके आएंगे। मैंने इतना इसको घुमा देता है शब्दों को। फिर एक बार लास्ट देखिए, ये 2/3 अगर डिक्री मेंटेनेंस के लिए है और उस डिक्री को इन्फोर्स कराया जा रहा है, तो वेतन का कितना हिस्सा पूर्व किया जा सकता है 2/3 और कितना नहीं किया जा सकता 1/3। कितना नहीं किया जा सकता पूछे 1/3 और कितना किया जा सकता है 2/3। आइए जो उदाहरण देकर पूछे गए कंपटीशन में, एक व्यक्ति 9,000 वेतन पाता है, इसके खिलाफ पत्नी ने इसकी मुकदमा किया, पत्नी के फेवर में भरण पोषण की डिग्री प्रदान की गई, तो 9,000 में से कितना पैसा मंथली कुर्क किया जा सकता है भरण पोषण की डिग्री के निष्पादन में। तो 9,000 का कितना निकालेंगे 2/3, तो कितना निकलेगा 6,000। तो कितना कुर्क किया जा सकता है और कितना नहीं किया जा सकता 1/3। तो 9,000 का 1/3 निकालेंगे तो कितना आएगा। अब ये रकम पूछा गया है, एक तो 2/3 1/3 पूछा गया है, इसके बाद ये उदाहरण आया है, हो सकता है 9,000 न देकर 90,000 दे दे। एक व्यक्ति 90,000 वेतन पाता है, डिग्री भरण पोषण के लिए प्रदान की गई है, उस डिग्री को निष्पादित कराने में कितना 90,000 में से कुर्क होगा। तो नियम याद रखें, 90,000 का कितना निकालेंगे, तो 90,000 का 2/3 कुर्क होगा और कितना नहीं कुर्क होगा। तो लास्ट में ये जानना है कि ये, फिर एक बार हम लास्ट में, कितना हिस्सा कुर्क होगा मेंटेनेंस की डिग्री को लागू कराने में 2/3 और कितना कुर्क नहीं होगा 1/3। एक तो ये दिमाग में बैठाना है, दूसरा उदाहरण बैठाना है। जो भाई ये जरूरी नहीं कि यही उदाहरण आए, ये उदाहरण आ चुका है 2 बार, इसलिए मैं बताया। हो सकता है कि रकम क्या कर दे, चेंज कर दे, भाई 12,000 दे दे, 90,000 दे दे, 1.5 लाख दे दे। तो आप पैमाना अगर आपके पास रहेगा तो आप उस पैमाने पर क्या करेंगे, निकालेंगे। तो अभी ये समाप्त नहीं हुआ धारा 60, क्योंकि समय भी हो गया भाई, आपका संविधान भी पढ़ाना है। तो 15 मिनट रेस्ट ले लीजिए।